हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शिवम पांडे, आपका होस्ट एंड दोस्त, एक बार फिर से आपके सामने। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, आपके घर में सभी लोग हेल्दी हैं और आप भी फिजिकली और मेंटली फिट हैं, क्योंकि फिजिकली और मेंटली फिट होना अच्छी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी ये इंपॉर्टेंस हम और आप सभी जानते हैं। आप सबको पता है कि जब भी मैं आपके सामने आता हूँ तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड लेके आता हूँ। हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है और इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट जैसा कि हम पढ़ रहे हैं तो शेयर मार्केट में मैंने आपको जो अभी तक की वीडियोस पढ़ा दिए हैं वो आपको आराम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ लिया है। आज का टॉपिक थंबनेल देख के आप आए होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डिबेंचर और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है और डिबेंचर और बॉन्ड्स के टाइप्स क्या होते हैं। एक छोटा सा वीडियो है 20 से 30 मिनट का, ध्यान से देखिए। इसके बाद आपको कभी भी डिबेंचर और बॉन्ड में कोई डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोले तो आप कहेंगे कि मुझे आता है। क्यों? क्योंकि सर ने पढ़ाया है और मैंने पढ़ा है। सर ने पढ़ाया इंपॉर्टेंट नहीं, आपने पढ़ाया ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। एक अच्छे सफ़र की तरफ चलते हैं। चीज़ें अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो। जितनी ज़्यादा रीच हमारी आपसे बढ़ेगी उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम आपको दे पाएंगे और अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सीधे फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं। आते हैं, पढ़ना है हमें आज डिबेंचर्स, राइट। तो हम पढ़ने चल रहे हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं और बॉन्ड्स क्या होते हैं। अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल सा मतलब है कि डिबेंचर और बॉन्ड्स का मतलब, अगर ये एंड लिखा है मतलब डिबेंचर अलग होते हैं और बॉन्ड्स अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डिबेंचर, अब मैं आपको समझाता हूँ डिबेंचर को। वैसे तो पहले जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। दे आर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड दे आर एसोसिएटेड विद द कंपनीज टू बोरो मनी, ठीक है। अब मोटी मोटा समझ में ऐसे समझिए, आप पढ़ रहे हैं डिबेंचर के बारे में, ठीक है। अगर आप डिबेंचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो समझिए कि शेयर, अभी सर हमने शेयर पढ़ा था, ठीक है, हमने शेयर पढ़ी, हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन डिबेंचर अलग क्यों है, क्यों इनमें क्या फ़र्क है। आपने पढ़ा था कि जब कंपनी शेयर रिलीज़ करती है, शेयर रिलीज़ करने से क्या होता है भाई, जो इन्वेस्टर होता है एक तरह से वो कंपनी में जो शेयर खरीदता है वो उसका क्या होता है, उसके पास उसका मालिकाना हक आता है। थोड़ा सा मालिकाना हक मतलब जिस तरह का आप शेयर खरीदते हैं इस पर भी डिपेंड करता है, इक्विटी है या प्रेफरेंस शेयर है। बट आप क्या होते हैं, हिस्सेदारी होती है आपकी कंपनी में, किसी ना किसी तरीके से क्या होती है, हिस्सेदारी होती है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कमाएंगे, लॉस हुआ तो लॉस कमाएंगे, राइट। लेकिन जब कंपनी ये शेयर रिलीज करती है तो उसके पीछे कंपनी को एक कोलैटरल रखना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटीज रखनी पड़ती हैं। उसी के बदले ही कोई कंपनी क्या शेयर रिलीज करती है। अब इससे क्या हुआ कि जब कंपनी को पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म में या जो भी है, तो शेयर रिलीज करते जा रही है और उसके पीछे कुछ बॉन्ड या कोलैटरल रख रही है और उसके बदले आपसे पैसा ले रही है। आप पैसा लगा रहे हैं, दोनों अच्छे ग्रो कर रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं, लॉस हो रहा है तो दोनों का हो रहा है। ये हो गया शेयर। लेकिन जब आपको लॉन्ग टर्म में पैसा जनरेट करना हो, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा चाहिए, ठीक है, और उस पैसे के पीछे अब आपके पास, कंपनी के पास इतनी ज़्यादा कोलैटरल नहीं होती है कि हर चीज़ के पीछे वो रख पाए, हर चीज़ के पैसे वो कोलैटरल नहीं रख पाती, हर चीज़ शेयर के पीछे कोलैटरल लगती है। तो क्या करती है कंपनी, डिबेंचर रिलीज करती है। जब आप डिबेंचर परचेज करते हैं तो आप बन जाते हैं कर्जदाता। क्या बन जाते हैं? कर्जदाता। शेयर होल्डर्स में आप कर्जदाता नहीं हैं, आप हिस्सेदार हैं। आप क्या हैं? हिस्सेदार हैं। लेकिन जब आप डिबेंचर को खरीदते हैं किसी कंपनी का तो आप कर्जदाता हैं। क्यों? क्योंकि डिबेंचर के पीछे कोई कोलैटरल नहीं होता, नो कोलैटरल, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखती कंपनी कोई भी चीज़ उसके पीछे गिरवी नहीं रखती। इसी के रीजन से अब सोचिए, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे कुछ कागजात रखवाती है, जैसे कोई होम लोन ले रहे हो या बिजनेस के पर्पज से लोन रहे हो या एजुकेशन लोन लेते हैं। कोलैटरल के नाम पे एजुकेशन लोन में आपकी मार्कशीट रख लेगी। समझ में आया? कोलैटरल रखने के बाद रिस्क लो होता है। कोलैटरल में क्या होता है? रिस्क क्या होता है? ये रिस्क लो होता है, रिस्क काफ़ी लो होता है। लेकिन अगर कोलेट्रल नहीं है
तो रिस्क क्या है भाई, रिस्क हाई है। रिस्क क्या है, हाई है। अब हाई रिस्क है तो लोग कहते हैं ना कि ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा बड़ा गेम खेलोगे, और जीत गए तो क्या कहना, हारे तो कुछ नहीं और जीते तो तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं। तो वही हाल है कि इसमें क्या है, कोलैटरल है नहीं लेकिन इंटरेस्ट हाई है। इंटरेस्ट हाई है, हाई इंटरेस्ट है भाई। लेकिन जो इसको लेता है उसका भी एक मन में तो रहता है ना कि अगर कंपनी नहीं चली तो कोलैटरल है नहीं तो फिर तो गया काम से हम डिबेंचर लेने पे। लेकिन डिबेंचर इशू कौन करता है, सवाल ये है। डिबेंचर इशू करती हैं बड़ी रेपुटेड कंपनियां। रेपुटेड कंपनीज की डिबेंचर्स को लोग हाथे हाथ खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं भाई, रेपुटेड कंपनी मतलब डिबेंचर इशू ही किया जाता है अपनी गुडविल पे, अपनी साख पे, अपने नाम पे, अपने ब्रांड पे। कोई ब्रांडेड कंपनी या कोई बहुत बड़ी कंपनी जब अपना डिबेंचर इशू करती है तो इन्वेस्टर बहुत आसानी से पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उनको उसके रिकॉर्ड पे, उस कंपनी के स्किल पे और उसकी ज़ुबान पे भरोसा है कि ये कंपनी अच्छा करेगी। डिबेंचर जब इशू करती हैं तो कंपनियां, जो इन्वेस्टर डिबेंचर खरीदता है वो एक तरह से कंपनी को कर्जा देता है और उस कर्जे के पीछे एक फिक्स प्रीमियम पे उनको इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स पीरियड के बाद। ठीक है, और हाई इंटरेस्ट रेट है मतलब कमाई ज़्यादा हो रही है, तो ये डिबेंचर का फायदा है। लेकिन वो कोलेट्रल से बैकअप नहीं है, कहीं कंपनी का लॉस हुआ या डिसॉल्व हुआ तो आपको वो हाई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि जो इन्वेस्टर है वो स्मॉल कंपनीज जो होती हैं, जैसे स्मॉल कंपनीज हैं, अब स्मॉल कंपनी को फंड की ज़रूरत है और ये जान लीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए, ये कैपिटल जनरेशन के लिए लेते हैं, कैपिटल जनरेशन के लिए लेते हैं, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में ये जाती हैं। ठीक है, स्मॉल कंपनी है, अगर वो डिबेंचर इशू कर रही है, वो डिबेंचर इशू कर रही है तो आप कहोगे कि सर इसका डिबेंचर तो लेना रिस्की है क्योंकि इसका मैंने नाम ही नहीं सुना है, ना इसकी कोई परफॉर्मेंस है, ना कोई रिकॉर्ड है, तो फिर इसका डिबेंचर लेने में थोड़ा सा राहत रिस्क है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये चल गई और ये कमाई कर लेंगे तो इस पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, अगर कहीं कंपनी डिसॉल्व हो गई, मान लीजिए कंपनी फेल हो गई, तो मैंने आपको पिछले में पढ़ाया था कि शेयर्स में, पिछले वीडियो में आप देखेंगे, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, उसमें दो तरह के शेयर पढ़ाए थे, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और डिफर्ड शेयर। 3 शेयर के बारे में मैंने बताया था, जिसमें बताया था कि जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में सबसे पहले शेयर किसको मिलता है, प्रेफर्ड शेयर वालों को प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड, उसके बाद मिलता है इक्विटी शेयर वालों को, और डिफर्ड शेयर वालों को सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आते हैं। वहीं जब डिबेंचर की बात करेंगे तो डिबेंचर कंपनी के लिए एक कर्ज है। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप हिस्सेदार हैं, मतलब कंपनी के साथ भी, कंपनी के बाद भी, वॉट एवर आप कहना चाहें कि आपको कंपनी के साथ चलना है। तो कर्जा हमेशा एक तरह का लायबिलिटी होती है। कर्ज अपने आप में क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब जब कर्ज एक लायबिलिटी है जिसे आप दायित्व कहते हैं, तो आपका पहला फर्ज है एज ए कंपनी होल्डर या कंपनी के मैनेजर या जो भी हैं शेयर होल्डर हैं कि सबसे पहले कर्ज चुकाया जाए, कंपनी का कर्ज दिया जाए। तो जब भी इन सारी की बात आती है, प्रॉफिट होता है, वॉट एवर, सबसे पहले जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह होता है वो किसको दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर्स को। कहीं कंपनी डिसॉल्व हो गई, फेल हो गई, तो भी सबसे पहला पैसा किसका दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स का, क्योंकि उस पर्सन ने हाई रिस्क लिया है, उसने बिना कोलेट्रल कंपनी को एक अच्छा खासा अमाउंट दिया है, इन्वेस्ट किया है उसमें, और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन उसका पैसा डूबना नहीं चाहिए। इसलिए डिबेंचर्स पे कोलेट्रल ना होते हुए भी, हाई रिस्क होते हुए भी थोड़े बहुत सिक्योरिटी है। लेकिन हाँ, डिबेंचर में अगर आपको मार्केट की एनालिसिस अच्छी है, कंपनी के डेटा पे बिलीव करते हैं, तो पैसा जरूर लगाएं। डिबेंचर लेने में गलती नहीं है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर और डिबेंचर में क्या फ़र्क है। कोई दिक्कत नहीं, शेयर भी पैसा, शेयर से भी कंपनी पैसा बाजार से उठाती है, लेकिन उसके पीछे कोलेट्रल आप हिस्सेदारी लेते हैं। जब आप डिबेंचर होते हैं तो आप कर्जदाता हैं, आपने कर्जा दिया है, और जब किसी कर्जा देंगे, किसी को कर्ज देंगे, लोन देंगे, तो उससे आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। और उसकी प्रायोरिटी के पहले लोन, जैसे आप ही ने घर में कोई EMI ली है तो सबसे पहले सैलरी आती है तो आप EMI भरते हैं, उसके बाद घर का खर्चा देखते हैं, क्योंकि घर के मेंबर आपके कहीं ना कहीं शेयर होल्डर हैं, उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो EMI वाले को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब डिबेंचर्स के टाइप होते हैं,
डिबेंचर्स के भी टाइप होंगे। क्या टाइप्स होंगे? एक है कन्वर्टेबल और दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल। मतलब क्या है कि कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो एक फिक्स टाइम के बाद, आफ्टर अ फिक्स टाइम, आफ्टर फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद क्या होते हैं? कन्वर्टेड इनटू द शेयर, कन्वर्टेड इनटू द शेयर। ये कब होता है? जब कोई मोस्ट ऑफ द टाइम ये कुछ स्मॉल कंपनीज के केस में होता है। अगर कोई छोटी कंपनी है, ठीक है, तो आप वो अपना डिबेंचर रिलीज कर रही है, मान लो 5-6 साल का के लिए ले रहे हो, तो आपने कहा कि भाई हम 4 साल देखेंगे क्योंकि आप पे हाई रिस्क है, तो मुझे कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करो। 4 साल के बाद अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं अपना डिबेंचर किस में कन्वर्ट कर दूंगा? शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। किस में? शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो सेफ रहेगा, रिस्क कम हो जाएगा। तो इस तरह के, मतलब कोई भी सीधी बात जानिए कि कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जो एक फिक्स टाइम के बाद शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक फुल और एक पार्शियली। पार्शियली, अब ये हाफ और 75% तो नहीं कह सकते, तो हम पार्शियली वर्ड यूज करते हैं। पार्शियल का मतलब एक कोई फिक्स हिस्सा जो है, एक फिक्स हिस्सा क्या हो जाएगा? शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा डिबेंचर की तरह रहेगा। और अगर फुली कन्वर्टेबल है तो ये उस तरह का होगा। बात करते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो कभी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते। ये कौन करती हैं? ये बड़ी रेपुटेटेड कंपनियां जो होती हैं, वो उनके जो आपको शेयर मिलेंगे वो नॉन कन्वर्टेबल मिलेंगे। सीधी बात है, उनको पता है कि हमारी मार्केट रेपो बहुत अच्छी है, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मैं किसी भी तरह से अपने डिबेंचर होल्डर को शेयर होल्डर नहीं बनाना चाहूँगा। मेरी जो फैमिली है, मेरी प्रायोरिटी वही है। आप कर्जदाता हो, कर्जे दो, उसके बदले इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट हम आपको हाई दे रहे हैं, वो आपको शेयर होल्डर नहीं बनाएंगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़ी रेपुटेटेड कंपनियां होती हैं, जब वो अपने डिबेंचर इशू करती हैं तो फुल पॉसिबिलिटी है कि उनके डिबेंचर्स कैसे होंगे? नॉन कन्वर्टेबल होंगे। आपको डिबेंचर लेते वक्त ही पता चल जाता है कि आप किस तरह का डिबेंचर ले रहे हैं, वो कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है। अगर कन्वर्टेबल है तो मिल जाएगा, और नॉन कन्वर्टेबल है तो आपको डिबेंचर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो किसी और लेक्चर में मैं इसको क्या करूँगा? फिक्स करके डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या है? वही चीज आपने देख लिया। इट इज अ लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक। अच्छा, शेयर में भी किस तरह से? प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी शेयर। आपको बताया ना भाई, इक्विटी शेयर में क्या होता है? आप कर्जदाता से इन्वेस्टर बन जाए, आप एक लोन देने वाले थे। एक क्या होता है भाई, एक इन्वेस्टर आपको कंटिन्यू कर्जा दे रहा है, जब आप उसका कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो कहता है ठीक है मुझे कंपनी में हिस्सेदारी दे दो। जब तुम नहीं दे पा रहे तुम मुझे कंपनी में हिस्सेदारी बनाओ, कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो हम देख लेंगे। तो इस तरह से भी होता है कि कई लोग बिजनेस में कर्जा देते देते एक टाइम के बाद इतना कर्ज हो जाता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी नहीं रिटर्न कर पाती है, तो उसको क्या करती है? कुछ शेयर दे देती है, कुछ अपने कंपनी का हिस्सा दे देती है, तो उसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ कन्वर्टेबल में फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, द कंपनी कैन फुली कन्वर्ट होल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इनटू द इक्विटी शेयर। तो ये हो गया, मैंने आपको बता ही दिया कि पूरा का पूरा कर्जा ही उसको इक्विटी शेयर में जो भी उस टाइम शेयर के रेट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। दे आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट यूजुअली इशूड द हाई रेटेड कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक इशू टू एक्यूमुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। याद जान लीजिएगा, डिबेंचर जब भी आप उठाते हैं 8 साल 10 साल का डिबेंचर होता है, मतलब आपका पैसा पड़ा रहेगा कंपनी में और आपको 10 साल तक उस पर 8-10 साल तक उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, जब तक उसकी मेच्योरिटी का लेवल हो, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है। दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। और यहाँ पे लिखा है हाई रेटेड कंपनीज, जिनका भाई रेपुटेशन हाई हो। मैंने बोला ना कि अगर आपको लगता है कि आपकी रेपो हाई है तो आप किसी को कर्ज दे रहे हो और वो कह रहा है कि भाई कर्जा ले लो लेकिन दे नहीं पाएगा तो तुम्हारे हम संपत्ति में से हिस्सा लेंगे, तो आप बोलोगे दिमाग खराब है। आई विल नॉट अलाउ सच थिंग्स। मेरी प्रॉपर्टी है एंड और मेरी रेपो पे भरोसा है तो ही पैसा दो, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे कैपिटल जनरेट करना है, कोई और नई ब्रांच डालनी है, कोई नया प्लांट लगाना है, तो पैसे की ज़रूरत है। आप इन्वेस्ट करो डिबेंचर में, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और 8 साल 10 साल का है भाई, वेट करो 10 साल तक इंटरेस्ट कमाओ उस पर, 10 साल बाद तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा जब भी उसकी मैच्योरिटी आएगी। जितने भी ईयर का डिबेंचर होगा
उतने ईयर का आपको वेट करना है, उतने ईयर बाद मैच्योर होने पे आप अपना पैसा लेके निकाल लीजिए, ठीक है। तो कंपनी को भरोसा होता है उसके स्किल्स पे, उसके वर्कर्स पे कि नहीं हम ये टारगेट भी अचीव करेंगे, हम इसमें प्रॉफिट भी कमाएंगे। और किसी भी कंपनी के पास इतना पैसा कभी नहीं होता कि पूरा का पूरा नया प्लांट डाल दे बिना किसी इन्वेस्टर्स के। तो हर कंपनी में अच्छे खासे इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स का काम ही है कि कंपनी में पैसे से पैसा कमाना। वो एक कंपनी में पैसा लगाएंगे, वहाँ से इंटरेस्ट कमाएंगे, उस इंटरेस्ट को अपनी पूंजी बना के दूसरी कंपनी में पैसा लगा देंगे। इन्वेस्टर्स हो या शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, वट एवर। इन्वेस्टमेंट बैंकर तो वो शब्द होता है जो आपको बताता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में करें, कितना रिटर्न मिलेगा, वो मार्केट की एनालिसिस करता है। उसे इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब कहते हैं कि पैसा आपका है, वो कट लेगा, वो केवल क्या लेगा, कमीशन लेगा। और हो सकता है अगर वो बहुत अच्छा बैंकर तो अपने भी कुछ पैसे कुछ शेयर स्टॉक में लगाए अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो उसका पर्सनल मैटर। लेकिन फिलहाल उसका काम यही है कि आपका पैसा कहाँ लगाना है आपको, क्योंकि सबके कई लोगों के पास पैसा होता है लेकिन सबको नहीं पता होता कि पैसा कहाँ लगाएं, कहाँ पे हाई रिस्क है, कहाँ पे लो रिस्क है। तो उस केस में ये काम देता है। बात करते हैं बॉन्ड्स की। देखिए टर्म 5 ईयर लिखा है, क्या टर्म 5 ईयर, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड्स की भी एक फिक्स टर्म होती है भाई, कि 5 साल के हैं या 7 ईयर के हैं या 9 ईयर के हैं। मैच्योरिटी होती है, मतलब कहते हैं कि मैच्योरिटी लेवल होती है कि इतने साल बाद ये मैच्योर हो जाएगा तो उस पर आपको हाई रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा, हाई रिटर्न मिलेगा। जैसे कि मैंने देखा है, बचपन में मैंने देखा कि लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते थे, तो पोस्ट ऑफिस में वो क्या लेते थे, बॉन्ड लेते थे, ठीक है, सरकारी कागज बोलते थे लोग, फिक्स अमाउंट बोलते थे कि फिक्स करके आए हैं। क्या करके आए हैं, फिक्स करके आए हैं। 10,000 रुपये फिक्स करके आए हैं। 10,000 रुपये कितने साल के लिए फिक्स किया है, 9 साल के लिए। 9 साल में 9 ईयर के बाद मिलेगा क्या, आपको 10,000 का 20,000 रुपये मिलेगा। 9 साल तक आप उस पैसे को लेके कागज़ अपने पास रखिए और 9 साल के बाद जब आप जाएंगे तो आपको 10,000 का 20,000 रुपया मिलेगा। तब तक वो सरकार उस 10,000 का, इस तरह का क्या होता है कि सरकार पैसे लेती है पब्लिक से कि आपका 10,000 ले ली, 9 साल में सरकार ने उस 10,000 का यूज़ करके लोन दे के अपने काम करके प्रॉफिट अर्न करके क्या कर लिया, 10,000 का उसने 50,000 कमा लिया होगा, हो सकता है। 9 साल में उसको पूंजी है ना, ऐसे वो तो पूंजी कलेक्ट कर रही है और आपको 9 साल बाद 20,000 रुपये दे दिया, ठीक है। ऐसे ही 7 साल के होते थे। तो मैंने ये सारे कुछ बचपन में देखे हैं जो पोस्ट ऑफिस से है। पोस्ट ऑफिस कितनी इंपॉर्टेंस है या क्या है, या पोस्ट ऑफिस कैसे वर्क करता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है आपको। जहाँ मनी पढ़ाई है तो मनी में M1, M2, M3, M4 4 मैंने आपको पढ़ाए हैं मेथड, और मनी को कैलकुलेट करने के। उसमें पोस्ट ऑफिस का जिक्र किया था मैंने और बताया था कि पहले के टाइम पे बैंकिंग सिस्टम हर जगह नहीं थी, तो लोग पोस्ट ऑफिस हर जगह थे। तो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना, अपना खाता खोलना, पोस्ट ऑफिस से ये लेना, बॉन्ड लेना, आज भी लोग लेते हैं। पोस्ट ऑफिस पे रिटर्न हाई मिलता है, सेफ़ होता है, गांव की पब्लिक को ट्रस्ट चाहिए और पोस्ट ऑफिस ट्रस्टेबल होते हैं, वहाँ पैसा डूबता नहीं है। तो इसके रीज़न से यहाँ पे होता है, ठीक है। Bonds are investment securities where an investor lends money to a company or a government for a set period of time in return to regular interest payment। अब देखिए भाई ये भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। 5 साल अपने आप में एक ठीक ठाक लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आपको पता है कि 1 ईयर वाला जो होता है, अगर 1 ईयर वाले बॉन्ड है तो ये क्या है, मनी मार्केट में आएंगे। किस में आएंगे, मनी मार्केट में। मैंने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आपको पढ़ा दी है, ठीक है। मनी मार्केट में क्यों, क्योंकि ये वो पैसे हैं कि किसी को अपना डेली का खर्च चलाना है, कंपनी के बजट्स को, अचानक पैसे की ज़रूरत है तो 1 ईयर का बॉन्ड रिलीज़ करेगा। लेकिन जब वही आपका 1 ईयर से ज़्यादा हो गया तो उसको किस मार्केट में कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं, ठीक है। फिर किस मार्केट में चला जाएगा, वो कैपिटल मार्केट में चला जाएगा। तो डिबेंचर के केस में देखा कि डिबेंचर तो लगभग में कैपिटल मार्केट के लिए ही लिया जाता है। कैपिटल मार्केट का मतलब आपको लैंड खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, पूरा प्लांट सेटअप करना है, तो उसमें आपको लोन लंबे समय के लिए चाहिए, 5-10 साल के लिए चाहिए। 1 साल के अंदर वो इन्वेस्टर मांगेगा तो फिर कैसे आपका काम चलेगा, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स भी जो होते हैं, बॉन्ड्स अगर 1 साल से नीचे गए तो मनी मार्केट में आ जाएंगे। वैसे कि जितने भी बॉन्ड आप खरीदते हो, हालांकि लंबे टर्म के लिए खरीदते हो, मिनिमम 2 साल 3 साल के लिए बॉन्ड इंसान खरीदता ही खरीदता है। कुछ बॉन्ड्स 1 साल के अंदर भी होते हैं। बॉन्ड में क्या होता है, वेयर एन इन्वेस्टर लैंड मनी टू अ कंपनी, आप यहाँ भी कर्ज देते हो, यहाँ भी कर्ज देते हो, लेकिन इसके पीछे थोड़े से कोलेट्रल वादे होते हैं। ये डिवेंचर की तरह कोलेट्रल फ्री नहीं होता। जहाँ कोलेट्रल या कोई सिक्योरिटी रख दी गई वहाँ पे आपका पैसा सेफ और लो रिस्क का हो जाता है। टू अ कंपनी कभी कभी सरकार भी लेती है,
अब सरकार कैसे लेती है ये मैंने इसके लिए आप मेरा मॉनेटरी पॉलिसी वाला वीडियो देख लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी वाला वीडियो देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के वीडियो में एक टॉपिक आएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन देखेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर से कल मैंने जो पढ़ाया है, कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ट्रेजरी बिल्स पढ़ाए हैं, ट्रेजरी बिल्स जो पढ़ाए हैं, ट्रेजरी बिल्स के बारे में देख लीजिएगा। इन दो वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो किसी भी वीडियो में दोनों टॉपिक्स में, ट्रेजरी बिल्स में और या ओपन मार्केट ऑपरेशन, दोनों सिमिलर हैं, दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। और उसी से सिमिलर ये भी है कि जब क्या है, गवर्नमेंट को कोई बॉन्ड, गवर्नमेंट पैसा लेती है पब्लिक से बॉन्ड के टर्म में, ये लगभग में 3 टॉपिक को रिलेटेड है। लेकिन ये तीनों को को रिलेट आप कब कर पाएंगे, जब आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हों। मैंने बड़ी अच्छी शेयर मार्केट की एक कहानी समझाई है, तो अगर आपने वो कहानी नहीं देखी है, वो कहानी सुनी नहीं है, उस स्टोरी को सुनिएगा, किस तरह से 2 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है, तो आप इन सारी चीज़ों को फटाफट रिलेट करेंगे और आपको कहानी की तरह चीज़ें याद रहेंगी। कभी भी कोई चीज़ बीच से पढ़ते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूटेंगी, लेकिन 4 से 5 वीडियो, 6 वीडियो की शेयर मार्केट की सीरीज़ है, जिसमें कुछ 1 घंटे के हैं, तो कुछ 20 मिनट के, कुछ 40 मिनट के, कुछ 30 मिनट के हैं। तो एक बार देख लेंगे 3 से 4 घंटे अलग अलग देश में मिला के, तो आपका शेयर मार्केट कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप चीज़ों को को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है कि एक सेट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे यहाँ लिखा है 5 ईयर के लिए, तो 5 ईयर के लिए बॉन्ड लिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया या किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, आपने क्या किया, इसे खरीद लिया। खरीदने के बाद क्या होता है, बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड जैसे कि क्या होता है, डिस्काउंट रेट पे कभी कभी रिलीज किए जाते हैं। डिस्काउंट रेट पे क्या, शेयर तो भाई, शेयर की तो जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू है, ठीक है, उस पर डिस्काउंट रेट नहीं, लेकिन बॉन्ड्स पे डिस्काउंट रेट आते हैं। और यहाँ पे भी आप कर्ज जाता है, यहाँ पे आप कर्ज दे रहे हैं, शेयर में तो हिस्सेदार बनते हैं, यहाँ पे आप कर्जा दे रहे हैं। आपका कंपनी के मालिकाना हक से कोई लेना देना नहीं है। थोड़े से इसके अंदर कोलेट्रल ज़्यादा होता है और पीछे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये रिस्क फ्री होते हैं, लगभग में लेस रिस्क या रिस्क फ्री होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड में आपको क्या करेगा कि बॉन्ड खरीद लिया, तो जब बॉन्ड खरीद लिया तो उस पर डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट का मतलब, मान लीजिए कि 100 रुपये का बॉन्ड है कंपनी का, कंपनी ने बॉन्ड कहा 100 रुपये का है, लेकिन मैं आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप जब बॉन्ड खरीदने जाएंगे तो आपको 80 रुपये देने हैं, 80 रुपये देने हैं। लेकिन जब आप 5 साल बाद बॉन्ड अपना वापस लेंगे तो आपको मिलेगा 100 रुपये ही एक बॉन्ड पे, तो 20 रुपये तो आपने यहीं कमा लिए कि क्योंकि उसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू जो उस पर लिखा हो, तो बॉन्ड की फेस वैल्यू रिटर्न की जाती है। उसके बाद एक फिक्स इंटरेस्ट होता है कि हर साल या 6 माही या तिमाही एक फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और ये थोड़े हाई इंटरेस्ट रखे जाते हैं, थोड़े बहुत हाई इंटरेस्ट रखे जाते हैं, इतना भी नहीं, ठीक है। तो एक फिक्स इंटरेस्ट होता है। तो एक तो क्या, आपका पैसा बढ़ा हुआ है, डिस्काउंट पे लिया है, तो जब मिलेगा तो उससे ज़्यादा मिलेगा, प्लस आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कहने का मतलब लोन लो या लोन दो, इंटरेस्ट लेना या देना ही है, सीधी बात यही है। तो जब आप किसी को पैसा देते हो तो इंटरेस्ट के फॉर्म में ही कमाते हो, उसके प्रॉफिट पे कमाने के लिए आपको शेयर होल्डर बनते हो तो उसका प्रॉफिट कमाओगे, बॉन्ड या डिबेंचर होल्डर हो तो इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी। बात समझ में आ गई। इफ यू आर अ बॉन्ड होल्डर और डिबेंचर होल्डर यू विल गेट द इंटरेस्ट, इफ यू आर अ शेयर होल्डर यू विल गेट द प्रॉफिट शेयर, डिविडेंड, तब आपको डिविडेंड मिलेगा, उस पर शेयर पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिविडेंड मिलता है। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा पैसा प्रॉफिट मिल रहा है, कम परफॉर्म कर रही है तो कम प्रॉफिट मिल रहा है। इंटरेस्ट क्या है, फिक्स होता है, जिस तरह का बॉन्ड लेंगे इंटरेस्ट फिक्स है, कंपनी परफॉर्म करे या ना करे आपका इंटरेस्ट वो उसको देना है, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी ये बॉन्ड होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स को रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा कर्जा दिया है और कर्जे को चुकाना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंक बॉन्ड क्या होते हैं, सोवर्जिन बॉन्ड क्या होते हैं सर? बॉन्ड्स वेयर देयर इज नो इंटरेस्ट और कूपन पेमेंट, द इंटरेस्ट अमाउंट इज फैक्टराइज एट द मैच्योरिटी लेवल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई फिक्स प्रीमियम नहीं होता, यहाँ पे कोई फिक्स प्रीमियम नहीं होता। प्रीमियम का मतलब भाई आप कह सकते हो कि कोई फिक्स मंथली इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको मंथली इतना पैसा दिया जाएगा, ऐसा कोई भी टर्म यूज़ नहीं करते वो कि आपको मंथली हम इतना पैसा देने वाले हैं, ठीक है। जब मैच्योरिटी होगी, मान लीजिए कि आपने 4 ईयर का लिया है, ठीक है, तो 4 ईयर पे जब ये बॉन्ड आपका मैच्योर होगा उस टाइम आपको इस पे इंटरेस्ट भी दिया जाएगा।
और उस टाइम पे जो भी कंपनी के हालात होगी और जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट जोड़ के मिलेगा। तो सवाल ये है कि जंक बॉन्ड रिस्की हुए फिर? जी हाँ, जंक बॉन्ड क्या है, थोड़े से रिस्की हो गए। और जंक बॉन्ड के बारे में अगर आपको जानना है तो समझिए कि और जंक बॉन्ड क्या हो सकते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जंक बॉन्ड क्या है, थोड़े रिस्की हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जंक बॉन्ड के बारे में बात करें तो जंक बॉन्ड के बारे में आप बात करेंगे तो जो पर्सन जंक बॉन्ड में पैसा लगाएगा उसको क्या फ़ायदा होगा? तो लो रेटेड बॉन्ड है, ड्यू टू द इंक्रीज रिस्क दैट देयर विल बी अ डिफॉल्ट बॉन्ड। तो जंक बॉन्ड क्या होते हैं? ये लो रेटेड बॉन्ड होते हैं। लो रेटेड बॉन्ड का मतलब समझिए कि इस पे शायद डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिले या कम पैसे में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कम पैसे में मिलते हैं। क्यों? कंपनी अपना बॉन्ड कम पैसे पे या ज़्यादा डिस्काउंट पे क्यों बेचती है? क्योंकि इस पे हाई रिस्क है, इस पे हाई रिस्क है कि हाई रिस्क पे कंपनी कहती है कि भाई हम हाई रिस्क पे बेच रहे हैं, इस पे रिस्क हाई है, इस पे आपको पैसा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। 4 साल का है, 2 साल का है, 2 साल तक अगर कंपनी सही से सर्वाइव कर गई तो इस पे आपको क्या मिलेगा, उस टाइम पे जो इंटरेस्ट होगा एक साथ हम दे देंगे। तो ये क्या होता है, लो रेटेड हाई रिस्क पे होते हैं। एक तो इनके ऊपर पैसे कम लगाने पड़ते हैं, तो आपके पास कम पैसे और आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो एक तरह से आप क्या लेना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं रिस्क लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? आप रिस्क लेना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि देयर विल बी डिफॉल्ट ऑन द बॉन्ड, मीनिंग द बॉन्ड इशू मे नॉट बी एबल टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट और बाई बैक टू बॉन्ड एट मैच्योरिटी। तो इसमें क्या है कि हो सकता है कि 2 साल बाद आपको इस पे इंटरेस्ट पेमेंट ना मिले, या आप जो मैच्योरिटी लेवल पे आप अपना बॉन्ड दोबारा, आपका बॉन्ड दोबारा ना खरीदा जाए। हाई रिस्क होता है। कंपनी अगर परफॉर्म करेगी तो जंक बॉन्ड भी सक्सेसफुल है, नहीं परफॉर्म कर पाई तो आपके जंक बॉन्ड पे वो पैसा रिटर्न करे या ना करे इसकी गारंटी नहीं है, वो फिर सोवर्जिन बॉन्ड वालों को पैसा रिटर्न करेगी। तो जंक बॉन्ड हाई रिस्क पे होते हैं, कम पैसे पे मिलेंगे, रिस्क हाई है, आपको कोई फिक्स % ऑफ इंटरेस्ट हर मंथ नहीं मिलेगा, सीधे इंटरेस्ट आपको कहाँ मेंशन किया गया कि नो इंटरेस्ट और कूपन पेमेंट, द इंटरेस्ट अमाउंट इज फैक्टराइज एट द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योर होने पे जो वैल्यू होगी उस टाइम उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो थोड़े हाई रिस्क के होते हैं जंक बॉन्ड। सोवर्जिन बॉन्ड दीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि सीधी बात है, अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की हो गई तो उस पर लो रिस्क हो गया। वही जो मैंने अभी आपको बोला, ओपन मार्केट ऑपरेशन या ट्रेजरी बिल्स, ये दोनों क्या है, वही है, वही एक तरह के, उनको भी सोवर्जिन बॉन्ड कहते हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ठीक है, गवर्नमेंट के शेयर, प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेचती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, और इस पे डिस्काउंट रेट पे बेचते हैं। किस पे बेचेगी? डिस्काउंट रेट पे बेचेगी। और ये 1 साल से कम का होता है, ये हमेशा 1 ईयर से लेस का होता है। तो ये मनी मार्केट के टर्म में होता है, जब सरकार को कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। किसकी? सरकार को कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है कमी के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये कैसे होते हैं देखिए, इसके बारे में आप पाएंगे कि सरकार को कमी पड़ जाती है। तो इस पर क्या होता है कि 2 तरह के ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ये कितने 2 तरह के होते हैं सोवर्जिन बॉन्ड, एक 182 डेज के होंगे और एक 364 डेज के होंगे। लगभग में यही होते हैं, 182 डेज, 364। मान लीजिए आज बॉन्ड रिलीज हुआ तो आज आपने खरीद लिया, आज आपने खरीद लिया तो क्या होगा कि 182 डेज मतलब 6 महीने बाद उसी रेट पे आपको आपकी मैच्योरिटी लेवल हो जाएगी, तो आपको आपका बॉन्ड से सरकार परचेज करेगी। जो डिस्काउंट रेट है उसका फ़ायदा मिला आपको, आपको फेस वैल्यू पे मिला, और जो इंटरेस्ट बना वो मिला। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सोवर्जिन बॉन्ड सबसे लो रिस्क या रिस्क फ्री होते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज होते हैं। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है? ये रिडीमेबल बॉन्ड होता है। मतलब वैसे तो बॉन्ड को क्या है, अगर आप मैच्योरिटी से पहले, अगर उसके 4 साल का बॉन्ड है, 4 ईयर का बॉन्ड है, और उससे पहले आप उसको लेते हैं, उसकी मैच्योरिटी से पहले आप उसको ले लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको उस पर कोई इंटरेस्ट पेमेंट ना मिले। ऐसा कई बार होता है कि कहती है कि कंपनी कि हम आपको इंटरेस्ट इस पर नहीं देंगे, हम कोई ब्याज नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने मैच्योरिटी से पहले ब्रेक कर दिया, 9 साल बाद डबल होना था। या कभी कभी क्या होता है, तो लेकिन रिकॉर्ड लेवल बॉन्ड का क्या होता है कि मैच्योरिटी से पहले इसको आप रिडीम्ड मतलब वापस ले सकते हैं, द इशू प्रायर टू द मैच्योरिटी, और यूजुअली प्रीमियम इज पेड टू बॉन्ड ओनर व्हेन द बॉन्ड इज कॉल्ड।
और जब आप बॉन्ड वापस लोगे तो आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे। हो सकता है कि उतना ना दिया जाए जितना बनना चाहिए, जब मैच्योर होता है तो मिलता, लेकिन इसका मतलब लॉस नहीं होगा, आपको कुछ पैसा तो दिया जाएगा, एक रेशियो में पैसा दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पैसा लगाया तो आपका कुछ तो बनता है। लेकिन ये कंफर्म है कि जब आप बॉन्ड लेते हैं तो आपको लगता है कि हो सकता है 5 साल का ले रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, तो मुझे अपना फिक्स तोड़ना पड़े, मुझे अपना बॉन्ड मैच्योरिटी से पहले ही ब्रेक करना पड़े, तो उस केस में आप कॉलेबल बॉन्ड को चूज़ करते हैं। इस पर कुछ अमाउंट आपको मिल जाता है। जैसे फ्लाइट में टिकट नहीं लेते हैं, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल, तो वही है। अच्छा, जंक बॉन्ड के बारे में कह रहा है, इस इज ऑल्सो रेटेड एज अ हाई यील्ड बॉन्ड और स्पेक्टिकुलरली बॉन्ड इट ऑफर इंटरेस्ट रेट हायर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो वो तो मैंने पहले ही बोला कि हाई रिस्क है। अगर कंपनी ग्रो कर गई तो हाई यील्ड का मतलब जैसे कि एक वर्ड अगर आप कृषि से इसको रिलेट कर लें तो कृषि में कहा जाता है हाई यील्ड का मतलब उत्पादन हाई होना, ज़्यादा उत्पादन होना, ज़्यादा पैदावार होना। ठीक है, हाई यील्डिंग, ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा उत्पादन होना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। हाई यील्ड मतलब हाई रिटर्न मिलने वाला है, ज़्यादा पैसा आपको रिटर्न मिलने वाला है। और जब हाई रिटर्न मिलने वाला है तो सीधी बात है कि रिस्क इस पे ज़्यादा होगा। रिस्क क्या होगा बेटा, इस पे ज़्यादा होगा। तो जंक बॉन्ड के बारे में मैंने पहले ही बताया, वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री होते हैं और यहाँ पे रिस्क नहीं हो, यहाँ पे रिस्क हद से ज़्यादा होता है। तो रिस्क है तो फिर पैसा है। एंजल बॉन्ड, these bonds are investment grade bonds that pay a lower interest rate because of high credit rating of the issuing company। देखिए सीधी बात यह है कि ऐसे बॉन्ड होते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट रेट लो मिलता है। एक सिंपल लैंग्वेज में जानिए कि ऐसे बॉन्ड है जिन पे इंटरेस्ट रेट लो मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ढूंढती है। अगर आपको शेयर मार्केट की मैंने कहानी पहले लेक्चर में जो सुनाई है तो उसमें आपको पता है ना कि आपकी कंपनी का है, ठीक है, आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हो, इन्वेस्टर्स के पास जाके पहले इक्विटी बेचते हो और फिर उनसे पैसे उठाते हो, फिर कंपनी को ग्रो करते हो। लेकिन फिर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्टिंग लेज में पैसा चाहिए, तो आपकी कंपनी का ठीक ठाक ब्रांड बन गया तो आप बॉन्ड रिलीज़ कर सकते हो। जब बॉन्ड रिलीज़ करोगे तो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे आप बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट नहीं देना चाहते हो। एक होता है प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, अच्छा चल रही है, फिर मुझे आपको एक प्लान डालना है, उसके लिए पैसा लेना था तो आपने बॉन्ड इशू कर दिए। अब क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो आप एक अच्छा इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पब्लिक लगाए। ज़्यादा पब्लिक पैसा लगाएगी तभी तो अच्छा इंटरेस्ट ऑफर करोगे, तभी तो लगाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट है। जैसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स एक नया वर्ड है भाई, सुन लीजिए। एंजल इन्वेस्टर में मतलब वो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कई लोग मिलके एक कंपनी में पैसा लगाते हैं, और वो एक ही नहीं, ऐसे कई तरह के स्टार्टअप में वो अक्सर क्या करते हैं, कई तरह के स्टार्टअप में अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, पैसा लगाते हैं और लो रेट पे लगाते हैं, तो मतलब इनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। कई सारी कंपनियों में लगाए हैं, कोई चल गई कोई डूब गई तो पैसा डूब गया, लेकिन कोई चल गई तो पैसा वापस आ जाता है। ये लोग स्टार्टअप कल्चर में बिलीव करते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर हैं, शार्क टैंक आपने देखी होगी, उनमें से एक दो जैसे कि वो जो मित्तल साहब है हमारे, अनुपम मित्तल साहब, उनको भी एंजल इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है। ठीक है, तो उनको तो मतलब अवार्ड वगैरह भी मिला था कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप में पैसा लगाने की रीज़न से कोई अवार्ड मिला था, मुझे अवार्ड का नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसी तरह से एंजल बॉन्ड होते हैं। ये क्यों लो इंटरेस्ट देते हैं? बिकॉज ऑफ हाई क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशूइंग कंपनी। क्योंकि इस कंपनी ने हाई क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है कि ऑलरेडी काफ़ी कर्ज ले लिया है, काफ़ी कर्जा ले चुकी है। अगर काफ़ी इसकी हाई क्रेडिट रेटिंग है, ठीक है, बहुत कर्ज लेती है, और उधारी में, चलो इसका एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट भी बना हुआ है कि मार्केट में ये भी है कि ये कर्ज तो लेती है लेकिन रिटर्न भी करती है। तो उस टाइम पे ये क्या, सीधी बात है, एंजल बॉन्ड को इतना याद रखिए कि एंजल बॉन्ड पे लो इंटरेस्ट रेट होता है। सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, लो इंटरेस्ट, ओके, लो इंटरेस्ट आपको मिलता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होते हैं भाई? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड वो होते हैं जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द रेट ऑफ द मार्केट। मतलब इस पे आपको ब्याज, इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, इस पे आपको ब्याज कितना मिलेगा, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट अप है, मार्केट में ब्याज का रेट ज़्यादा हो गया तो आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, और कम हुआ तो लेस मिलेगा। आपको एक एग्जांपल दूं होम लोन का।
होम लोन एंड पर्सनल लोन की बात करते हैं, दोनों में समझिए डिफरेंस क्या है। पर्सनल लोन को बैंक कहते हैं कि ये रिस्की है। ये क्या है? रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं होता। कोलैटरल नहीं होता। बंदे की जॉब देखी जाती है कि एक कंपनी में काम कर रहा है, किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट में, चलो भाई 25,000 से लेके 50,000 के बीच में सैलरी पा रहा है, तो उस क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि उस एरिया, उसके ऊपर फिर देखते हैं कितने डिपेंडेंट हैं। चलो 4-5 डिपेंडेंट हैं, और क्या कर रहा है, जिस शहर में रह रहा है वहाँ भाड़ा होगा, इतना होगा, तो 20,000 में 10,000 की EMI, या 5,000 की 25,000 की सैलरी पे, या 50,000 की सैलरी पे ये 5,000 या 10,000 की EMI भर पाएगा, तो इसको 2.5 से 5 लाख तक का लोन दे दो। और अगर कंटिन्यू लोन पे करता रहा तो इसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, फिर इसको 10 लाख का लोन दे दो, और उसके और कोई कोलेट्रल नहीं होता, और कोई कोलेट्रल नहीं होता। अब आपकी ईमानदारी, आप कितने ईमानदारी से भरते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि हम इस पर हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं, 14 से 15% तक का इंटरेस्ट रेट लेते हैं, क्योंकि इस पर कोई कोलेट्रल नहीं लेते। वहीं होम लोन पे आपको कोलेट्रल देना पड़ता है, कोलेट्रल, लेकिन इसका फिर भी परसेंट 7 से 8% या 9% होता है। लेकिन ये किस पे रेट होता है? फ्लोटिंग रेट पे होता है। किस पे होता है? फ्लोटिंग रेट पे होता है। फ्लोटिंग रेट पे होने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आरबीआई ने, अब मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़े हैं तो समझ जाएंगे, आरबीआई ने अगर बैंक रेट बढ़ा दिया तो फिर बैंकों को, कमर्शियल बैंक को कर्जा हाई इंटरेस्ट रेट पे लेना पड़ेगा, तो आपका रेट बढ़ जाएगा। तो जैसे ही बैंक रेट ऊपर नीचे होते हैं, जितने लोग का होम लोन चल रहा है उनकी EMI साल से 2 साल बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो मतलब फ्लक्चुएटिंग होता है, वैसे घटती नहीं है, बढ़ सकती है, नहीं तो जिस पे उस पे ही रहेगी। तो ऐसे ही फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है, मार्केट में उतार चढ़ाव के निजाम से इंटरेस्ट उस पे जो मिलता है, बॉन्ड की वैल्यू में कमी नहीं आती, लेकिन इंटरेस्ट जो है उस पे मिलना है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ये भी रिस्की है, ले लो। अगर हाई रेट इंटरेस्ट चल रहा है तो मजे हैं, गिरे तो फिर दिक्कत। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स क्या होते हैं? CIBS bonds whose base payment rise and fall with the consumer price index। मतलब सीधी बात है कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि उपभोक्ता, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि आपकी जो डेली जरूरतों की चीज़ें हैं, जैसे एक बास्केट, जो डेली एक बास्केट का वैल्यू निकालो, जो आपकी डेली नीड की गुड्स है उसको खरीदो, एक बास्केट बनाओ और उसकी वैल्यू निकालो, और फिर देखो कि उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम कितना राइज होती है और अप होती है। वो क्या था? मार्केट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से था। और ये क्या है? ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उपभोग की जाने वाली चीज़ें, डेली यूज़ की जाने वाली चीज़ों के प्राइसेस के उतार और चढ़ाव में। अगर उनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपको इस पे पेमेंट पे इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, और इसके घटेंगे तो घटेंगे। तो सीधी बात है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक सिंपल सा मतलब यही होता है कि डेली यूज़ की चीज़ों पे कितना ज़्यादा रेट चढ़ता है या कितना ज़्यादा रेट गिरता है, उस पर ये डिपेंड करता है। ये बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स क्या होता है, या और ILBS, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस पर इन्फ्लेशन के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, नहीं। इसमें क्या होता है, ये एक कैलकुलेशन होती है, एक तरह की क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। आपको याद होगा मैंने कल की लेक्चर में हेज पढ़ाया है, हेज में मैंने बताया कि हेज एक तरह का कैलकुलेशन होता है जिसमें देखा जाता है कि शेयर होल्डर को लेस रिस्क हो, रिस्क फ्री तो नहीं होता, लेकिन इस तरह की कैलकुलेशन करके शेयर लेते वक्त सारी कैलकुलेशन करते हैं, पिछला डेटा देखते हैं, अगला डेटा देखते हैं, मार्केट के हालात देखते हैं, कंपनी के हालात देख के फिर शेयर परचेज करते हैं कि भाई क्या होता है, रिस्क कैलकुलेशन देख के करते हैं कि 2-4% का रिस्क है या 10-20% का रिस्क है। तो हेज क्या है? अपने आप में रिस्क कैलकुलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं। इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड भी वही होता है कि बॉन्ड में मतलब आप समझिए, अगर आपने मेरा एक लेक्चर देखा होगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अगर आपने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखा है तो मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और नहीं देखा है तो भी रिलेट कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखा है तो बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड में इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारी ऐसी नेशनलाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड इन्फ्लेशन मेजर कंपनी है जिनको क्या होता है कि इनका काम ही है कि इन्फ्लेशन मेजर करना। अब समझिए आप, इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, गुड्स के प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और पैसे की वैल्यू क्या होती है, पैसे की वैल्यू गिर जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आज 100 रुपये में, आज के 100 रुपये में मैं कोई एक प्रोडक्ट, मान लीजिए कि कोई कैप है, चलो भाई एक कैप मान लेता हूँ कि आज मुझे 100 रुपये में मिल जा रही है उस कंपनी की, उस ब्रांड की, और
आज के 2 साल बाद, अब मैं इस 100 रुपये को कहता हूँ मैं नहीं खरीदूंगा कैप, अपने पास रख लेता हूँ। आज के 2 साल बाद जब मैं ये कैप लेने गया तो अब वो 150 रुपये की हो गई, मतलब यहाँ पे 50% का इन्फ्लेशन आ गया 2 साल में। लेकिन उस 100 रुपये की वैल्यू तो घट गई ना, क्योंकि वो 100 रुपये में वो कैप नहीं ले सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है और पैसे की वैल्यू गिर गई है। ऐसे ही जब आप कोई बॉन्ड लेते हो तो ये देखना पड़ता है कि मान लीजिए भाई 100 रुपये का बॉन्ड लिया, अब ये 4 साल में मैच्योर होगा और उस पर जो भी इंटरेस्ट लगे 1-2%, 2-4-8 रुपये मुझे मिलेंगे। तो जब मैं 4 साल बाद अपना बॉन्ड से पैसा निकालूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर जो इंटरेस्ट मिला उस टाइम पैसे की वैल्यू इतनी बढ़ गई हो कि मेरे ये बॉन्ड अब इन्फ्लेशन का शिकार हो गया, मेरे पैसे की वो वैल्यूएशन नहीं है, जो मैंने जो इतना कमाया उतना नहीं कमा पाया इस बॉन्ड पे जितना मैं नॉर्मली इस पैसे से कमा लेता और इन्वेस्ट करके नहीं कमा पाया। तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड में क्या होता है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन के रीजन से उसने 10,000 रुपये जमा किया है, जब 4 साल बाद वो 10,000 अपना पाएगा और इस पर इंटरेस्ट रेट तो जो पा ही रहा है, तो उस 10,000 की वैल्यू मार्केट में 2,000 के बराबर ना रह जाए। 2,000 के बराबर का मतलब क्या कि गुड्स की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि 10,000 की वैल्यूएशन में वो जितनी गुड्स उस टाइम खरीद सकता था उतनी आज के 5 साल बाद नहीं खरीद पाएगा। जो पहले 10 सामान खरीद सकता था वो 2 ही खरीद पाता। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करके नेगेटिविटी को हटाया जाता है कि रिस्क फैक्टर को कम किया जाता है कि किस तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, कितना पैसा इन्वेस्ट करें, इन्फ्लेशन कितना हो सकता है आने वाले सालों में, आपके पैसे की कीमत क्या होगी। जैसे मैंने आपको बहुत पहले समझाया कि बैंक में पैसा रखने से उसकी कीमत बढ़ती नहीं है। 2 से 3% तुम्हें ब्याज देते हैं सेविंग अकाउंट पे ये, और साल भर में जो चार्जेस काटते हैं। और इन्फ्लेशन रेट प्रेजेंट टाइम में इंडिया में क्या है, वॉकिंग से ज़्यादा हो गया है, वॉकिंग इन्फ्लेशन चल रहा है, जो कि 6% से प्लस इन्फ्लेशन रेट है। एक साल में तुम्हारे वैल्यू में तुमको मिल रहा है 3% का इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया 6%, तो तुम्हारे पैसे की वैल्यू सेविंग अकाउंट में कमी हो रही है। क्या मतलब, उससे बढ़िया उसको लगा के इन्वेस्ट करो, उस दिन खर्च करो, कुछ और चीज़ों में पैसे डाल दो जिसके रेट आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड की डिमांड होती है, क्योंकि सबको पता है कि ये गोल्ड जो है ना, ज़मीन तो सब लोग नहीं ले सकते, 10,000 में ज़मीन नहीं ले पाओगे, 20,000 में ज़मीन नहीं ले पाओगे, लेकिन 20,000 में गोल्ड जरूर ले लोगे। तो गोल्ड लेके, सिल्वर लेके लोग जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन के साथ ये महंगा ही होगा, ये सस्ता नहीं होने वाला गोल्ड। तो जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट कीजिए, पैसे से पैसा बनाइए। पैसे को सेविंग अकाउंट में रखने से बहुत ज़्यादा पैसे की कीमत बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि महंगाई और इन्फ्लेशन के साथ आपके पैसे की वैल्यू घटती जाती है। तो पकड़ के चलिए, चीज़ों को पिक करके चलिए। बॉन्ड यील्ड का सीधा मतलब होता है, जैसा कि मैंने बोला, एक उत्पादन शब्द आपको समझाया था ना, कि भाई जब आप कोई फसल बोते हो तो आप चाहते हो कि उत्पादन क्या हो, इसका ज़्यादा हो, यील्ड ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या हो बेटा, प्रोडक्शन हो। कोई बात नहीं। तो बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है कि जब आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप चाहते हो हाई रिटर्न आए। क्या आए? हाई रिटर्न आए। तो देखिए ये 2 केस होता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक 10 रुपए की चीज़ है और एक 900 रुपीज़ की चीज़ है। मैं कहता हूं कि कोशिश करो कि इसकी वैल्यू बढ़ा के बेचो, आप 900 की चीज़ को जोड़ मड़ोड़ के कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 1,500 रुपये तक में बेच सकते हो। लेकिन 10 रुपए की चीज़ को अगर आप 1,000 रुपये में बेच दो, 10 रुपए की चीज़ को अगर 100 रुपये में भी बेच दो, ठीक है, तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचा तो इसका 10 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन 900 रुपीज को 1,500 में बेचा तो इसका आपने 2 टाइम्स भी नहीं किया। तो कोई चीज जब बेसिक होती है, शुरुआत में होती है, तो उसके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो चीज ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है वो एक टाइम के बाद मैच्योरिटी लेवल पे आ जाएगी। किस पे आ जाएगी? मैच्योरिटी लेवल पे आ जाएगी। अब इससे ज्यादा वो ग्रो नहीं होगी। सैचुरेशन आता है। क्या आता है? सैचुरेशन। कि अब इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कोई बॉडी बनाना चाहता है तो एक लिमिट होती है कि इतनी ही मसल्स आएंगी बाबू, इसके बाद स्टेबल है, तुम इससे ज़्यादा फैल नहीं सकते। ठीक है। खाने का एक लेवल होता है कि इससे ज़्यादा तुम नहीं खा सकते, चाहे तुम्हारा मन पसंदीदा खाना कितना भी पड़ा हो। सैचुरेशन आता है, मैच्योरिटी लेवल आती है। तो खाना ज़्यादा खाने की पॉसिबिलिटी तब जब आप एकदम भूखे हो और ऑलरेडी चटपटर खा गया और आपके सामने व्यंजन रख दिया जाए तो नहीं खा पाओगे।
वही हाल यहाँ पे है कि हाई यील्ड किस तरह के बॉन्ड पे ज़्यादा रिटर्न होता है, तो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क का मतलब क्या हो, बॉन्ड की वैल्यू पहले कम हो, बॉन्ड की क्या हो, वैल्यू कम हो। अगर बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा है तो उस पर यील्ड जाना होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बड़ा महंगा है, उसको और कितना महंगा जाएगा। पहले तो उस पर लोग कम खरीदेंगे, बहुत महंगे, और वो कंपनी कितना ग्रो करेगी, एक लिमिट तक ग्रो करेगी। लेकिन कोई नई कंपनी है जिसके बॉन्ड की प्राइसेस कम है, लेकिन वो जितना ग्रो करेगी आपको इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो है, जो आपको इंटरेस्ट है वो यील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्यों? क्योंकि किसी बॉन्ड पे जो रिटर्न है वो आपका मिलने वाला ब्याज ही तो है। जो आपको ब्याज ज्यादा मिल रहा है मतलब आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो जितना इंटरेस्ट बढ़ता है उतना ही बॉन्ड का यील्ड बढ़ता है, जितना प्राइस बढ़ता है उतना ही यील्ड कम होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, वही सब कुछ लिखा है कि इट इज एन इफेक्टिव रिटर्न दैट बॉन्ड अर्न। एक बॉन्ड पे जो रिटर्न आता है वही बॉन्ड यील्ड होता है। Relationship between yield and price of the bond. If the interest of the market yield rise, the price of bond will fall. ठीक है, तो अगर सीधी बात है कि प्राइस पे जो रिलेशन होता है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सीधे तो इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस, जो कि मैंने बोला अभी वहीं पे। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द यील्ड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। ये मैंने आपको यहीं समझा दिया कि ज़्यादा इंटरेस्ट वही आपका यील्ड होता है, जितना ज़्यादा रिटर्न मिलता है, रिटर्न इंटरेस्ट के टर्म में मिलता है बॉन्ड पे। ठीक है, और अगर बॉन्ड बहुत ज़्यादा महंगा है तो उसको और ज़्यादा ग्रो कंपनी नहीं कर सकती और उस पर बहुत ज़्यादा आप कमा नहीं सकते। तो प्राइस ज़्यादा महंगा है तो बॉन्ड पे रिटर्न कम मिलता है। यही इस पूरे स्लाइड का मतलब है। और 2 स्लाइड और हैं तो समझ लेते हैं। फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स एक एग्रीमेंट है टू बाई और सेल, किसी भी चीज़ को खरीदना या बेचना, खरीदना या बेचना ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी टू प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक डेट। जैसे मान लीजिए गांव में एक देखिए कि जो फार्मर होता है, फार्मर जब खेती करना चाहता है तो उसके पास पूंजी नहीं होती, पूंजी की कमी होती है, पूंजी की कमी होती है, तो वो किसके पास जाएगा? मनी लैंडर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? मनी लैंडर के पास जाएगा। मनी लैंडर कहेगा कि कोई बात नहीं, पैसा ले लो। सरकार ने इस साल 24 रुपीज़ पर क्विंटल, 2400 रुपीज़ पर क्विंटल गेहूं के दाम तय किए हैं। लेकिन जब तुम्हारा अनाज उगेगा, जब तुम फसल काटोगे, उस टाइम पे मैं तुमसे 2200 रुपीज़ पर क्विंटल लूँगा। तुम्हारा सारा का सारा अनाज तुम्हें मुझे बेचना है और 22 रुपीज़ पर क्विंटल, 2200 रुपीज़ पर क्विंटल है, ये 200 रुपये जो पर क्विंटल है, यही मेरा मुनाफा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आज अभी उसने अनाज के लिए बीज भी नहीं डाला है खेत में, और तभी ये फिक्स हो गया कि मैं सारी इन्वेस्टमेंट करूंगा। ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो किसानों को से अलग अलग प्रोडक्ट उगाना चाहती है, तो वो जाती हैं, उनसे अप्रोच करती हैं, जैसे तंबाकू उत्पादन वाले हो गए, सब्जी उत्पादन वाले हो गए, कि आप ये बीज डालो, आप ये काम करो, इस तरह से खेती करो, सारा पैसा हम देंगे, लेकिन जो ये प्राइस है हम तुमसे इसी प्राइस पे, और तुम्हें सारी चीज़ें मुझे बेचनी है। ठीक है, तो वही है कि इसी को तो कहते हैं फ्यूचर्स। कि क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी को पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि तुम खरीदूंगा मैं तुमसे 2 साल बाद, लेकिन कीमत आज ही तय हो जाती है। इसी को कहते हैं फ्यूचर्स। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शन आपका अधिकार है, लेकिन इसको आप कानूनी ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल अ फाइनेंशियल एसेट ऑन अ स्पेसिफिक डेट एज अ प्री एग्रीड प्राइस। इसमें भाई ये क्या है कि चलो बात हो गई कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें इस प्राइस पे चीजें दे देंगे, ऐसी बात है, तय नहीं है। आपने कहा कि कोई बात नहीं, चलो अगर फ्यूचर में कुछ नहीं हुआ तो तुम इसी प्राइस पे सामान ले जाना, अगर हम जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसमें ऐसे शायद वर्ड यूज कर गया, तो उसी को कहते हैं ऑप्शंस। कि भाई कोई जरूरी नहीं है, ठीक है उसने कहा था तो उसको देना चाहिए था, लेकिन आप उस पर कानूनी अधिकार करके या कार्यवाही करके उससे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें इसको इसी प्राइस पे देना ही देना है। वो देना ना देना ऑप्शनल हो गया। फ्यूचर्स की जगह ये क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया कि वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और लास्ट स्वैप्स, नाम ही है। स्वैप का मतलब क्या आप कहते हो? कहते हो एक्सचेंज। चलो भाई स्वैपिंग कर लें, रूम स्वैप कर लो, कार्ड स्वैप कर लो, स्वाइप। ओके, तो इसमें क्या होता है? स्वैप इज अ डेरिवेटिव थ्रू विच 2 पार्टीज
अराइव एन एग्रीमेंट, दो अलग अलग कंपनियां, दो पार्टीज एक एग्रीमेंट पे पहुंचती हैं टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि भाई मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप यूज कीजिए, मैं आपके यूज करूंगी, क्योंकि भाई मुझे ये काम है, मुझे आपका ये काम है, तो चलो मिलजुल के काम चला लेते हैं। तो एक्सचेंज ऑफर होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से, तो इसे क्या कहते हैं, स्वैप। और इसी के साथ आपका डिबेंचर और बॉन्ड या उससे रिलेटेड टर्म्स फिनिश होते हैं। ये सारे क्या थे, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये बॉन्ड से रिलेटेड तो नहीं थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो यूज़ किए जाते हैं आपके शेयर या स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट में यूज़ किए जाते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर द एंड होता है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़। क्या पढ़ेंगे, रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक सेबी, ईडी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यही 2-3 रेगुलेटरी बॉडी होती है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, तो उनके क्या रूल एंड रेगुलेशन है, कैसे हैं, ये सब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय एवरीवन।